14 जुलाई 2024 की तारीख, दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल का वार्ड नंबर 24, 16-17 साल के 5 लड़के अचानक अस्पताल में घुसते हैं और रियाजुद्दीन नाम के मरीज पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनके निशाने पर रियाज नहीं था। असली टारगेट जो था उनका, जिसको गफलत में, गलती में उन्होंने रियाजुद्दीन पर अटैक कर दिया, वो सामने वाले बिस्तर पर लेटा था। उस कुख्यात अपराधी का नाम था वसीम। वसीम का लक अच्छा था उस दिन की वो बच गया। लेकिन सवाल ये कि वो वसीम जो खुद वहां पर 1 महीने पहले स्वयं पर हुए हमले का इलाज करा रहा था, उसे ये नाबालिग लड़के मारना क्यों चाहते थे? इस अटैक की कड़ी जुड़ी थी जीटीबी अस्पताल से 29 किलोमीटर दूर, भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ से, जहां हाशिम बाबा नाम का एक कुख्यात गैंगस्टर बैठा है। जेल की 4 दीवारी के भीतर रह करके भी उसने राजधानी में अपने दुश्मन को ठिकाने लगाने की साजिश रच डाली। हाशिम बाबा कोई मामूली अपराधी नहीं है। हत्या, वसूली और गैर कानूनी हथियारों का धंधा करने वाला यह अपराधी पहले भी चर्चाओं में रहा है। ये वही आदमी है जिसके ऊपर सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को समर्थन देने का, उनका साथ देने का आरोप लगा और कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात को विस्तार से छापा गया कि कैसे तिहाड़ में लॉरेंस और हाशिम की दोस्ती हुई, कैसे इन दोनों गैंग्स के बीच में तालमेल बना और कैसे इन दोनों ने एक दूसरे के सहारे कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया। तिहाड़ की 4 दीवारियों या फिर देश में बनी सभी जेलों के भीतर आखिर ऐसा क्या है कि गैंगस्टर वहां से अपना आपराधिक साम्राज्य आराम से चलाते रहते हैं? किसी पूर्व विधायक पर वो जब चाहे हमला करवा सकते हैं, अंदर मौज की, ऐशो आराम की वो जिंदगी जी सकते हैं और जेल के भीतर से मीडिया को इंटरव्यू भी दे सकते हैं। आज के एपिसोड में हम जेल के इन्हीं रहस्यों की परतें खोलेंगे, जानेंगे क्या है इस अपराध और जेल के अधिकारियों के बीच के नेक्सस की असल कहानी। नमस्कार, अपने कुलदीप और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची, आसान भाषा में, जहां आज बात जेल के अंदरूनी सीक्रेट्स पर। ये तो स्पष्ट है कि ये काम सेटिंग से होता है, जिसे शिष्ट समाज परिचय कहता है। परिचय कई बार अर्थशास्त्र से निरपेक्ष भी होता है, जैसे फला आदमी हमारे मामा के लड़के का मुंह बोला फूफा है। लेकिन जेल में अधिकतर ये सेटिंग धन बल और खौफ की खेती से की जाती है। अपने सरकारी पद, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी को दरकिनार करके कोई अधिकारी या सरकारी कर्मचारी यूं ही अपराधियों का खास नहीं बन जाता। इस बेवफाई की मजबूरी है फेवर, यानी कि एहसान। कद्दावर लोगों को अगर सेटिंग करनी है तो एक बेहद आसान तरीका है कि जेल के अधिकारियों को किसी एहसान तले दबा दो। कभी एहसान करना और कभी एहसान की उम्मीद भर दे देना। इसका सबसे प्रख्यात उदाहरण है चार्ल्स शोभराज, एक कुख्यात सीरियल किलर जिसका निकनेम बिकनी किलर भी था। इसको ये निकनेम इसलिए मिला क्योंकि वो थाईलैंड समेत कई साउथ ईस्ट एशिया के देशों में घूमने आई महिलाओं से दोस्ती करता था, उन्हें अपने चार्म में उलझाता था और फिर उनकी हत्या कर देता था। 1976 में उसे भारत में 12 साल की कैद हुई, लेकिन तिहाड़ में उसने सजा नहीं, मौज काटी। ये बात खुद तिहाड़ में ड्यूटी जेलर पद से रिटायर हुए सुनील गुप्ता ने बताई है। उन्होंने अपनी किताब में भी इसके ब्यौरे लिखे हैं। उनका कहना है कि चार्ल्स शोभराज बेहद शातिर और दिमागदार था। बखूबी वो जेल के अधिकारियों से दोस्ती करता। जेल को मिले नोटिस से अधिकारियों को बचाने के लिए वो बहुत कमाल के जवाब तैयार करके उनको देता और इस एहसान के अलावा उसकी पॉलिटिकल पकड़ उसे और ताकतवर बना देती। इसलिए वो कन्विक्टेड होने के बावजूद जेल में सूट बूट पहन करके मजे से घूमता। उसका ऑरा ऐसा होता था कि कोई कह नहीं सकता था कि वो सजा याफ्ता अपराधी है, बल्कि उसका आत्मविश्वास, पहनावा और ठाठ बाट उसके किसी अधिकारी होने का भ्रम पैदा करते थे। सुनील गुप्ता ने यह भी बताया कि जब उसे किसी महिला के साथ समय बिताना होता था तब जेल के सुपरिटेंडेंट उसे अपना कमरा देते थे। ये गंभीर मुद्दा है जहां फेवर और सेटिंग के चक्कर में कई बार कानून का मजाक बन जाता है। ये कहानी ये समझने के लिए मजबूर करती है कि छोटे छोटे एहसानों का मकड़जाल कैसे एक पूरा सिस्टम खराब कर सकता है। फेवर के अलावा एक और तरीका है जिससे सेटिंग और तगड़ी होती है। जे केहू घूस ना ले हो तबे हमार वर्दी छुए, नाना पाटेकर ने यह बात कही थी। अवधि में मैंने डब कर दिया है यूं ही, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं अवध का रहने वाला हूं। जरूरतें कम है तभी तो जमीर में दम है। लेकिन इस ग्लोबलाइज्ड दुनिया में कई लोगों ने अपने शौक को जरूरत का नाम दे दिया है। जब वेतन में फॉर्चूनर ना आए, फार्चूनर, तो ऊपरी कमाई से इस शौक को पूरा करने की कोशिश होती है। और ऐसा मौका जेल अधिकारियों को भी मिल जाता है, तब खासतौर से जब जेल में आती है कोई मोटी पार्टी।
एक उदाहरण से समझिए। साल 2014 में सहारा समूह के मालिक सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेजा। सुब्रत रॉय को कोर्ट का आदेश था, लोगों के 20,000 करोड़ लौटाओ और जब तक ऐसा नहीं करते तब तक आप तिहाड़ जेल के निवासी बन करके रहो। जेल में भाई साहब जबरदस्त इंतजाम, सेल से अटैच्ड वेस्टर्न कमोड, ऑफिस स्पेस, कॉन्फ्रेंस रूम और उसमें भी एसी जैसी सुविधा मिली। इस शो के प्रोड्यूसर अपनी तनख्वाह में ही अभी तक जुगाड़ नहीं पाए। ऐसा पहली बार हुआ है जब तिहाड़ में बंद किसी आरोपी या अपराधी को एसी की सुविधा मिली हो। अखबारों ने तिहाड़ में लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों के हवाले से लिखा कि ऐसी सुविधा तो 1977 में जब इंदिरा गांधी तिहाड़ में बंद हुई थी तब उनको भी नहीं मिली थी। हालांकि ये सभी सुविधाएं सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मिली थी। इसके बदले जेल प्रशासन को सुब्रत रॉय ने 1 करोड़ 23 लाख रुपए भी दिए थे। लेकिन एक कर्मचारी ने नाम न बताने की शर्त पर मीडिया एजेंसी को बताया कि जेल अथॉरिटीज का आदेश है कि सुब्रत रॉय को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उनको जो कुछ भी चाहिए वो कानूनी हो या गैर कानूनी सब कुछ उपलब्ध कराया जाए। उस कर्मचारी का कहना था कि ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि सुब्रत रॉय को पता था कि किस व्यक्ति को कितने पैसे या कितनी घूस देनी है। ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं है, इसका डॉक्यूमेंटेड प्रूफ भी है। एक किताब है बिहाइंड बार्स, प्रेजेंट टेल्स ऑफ इंडियाज मोस्ट फेमस। इसमें कंप्लेंट लेटर को, एक शिकायत पत्र को बाकायदा कोट किया गया है। ये चिट्ठी कमांडेंट के तौर पर तैनात एक आईपीएस ऑफिसर अनीसा हुसैन ने दिल्ली जेल प्रशासन के सबसे बड़े अधिकारी को लिखी थी। इसके मुताबिक जब सुब्रत रॉय जेल में मौजूद थे तब उन्होंने कई बार मनु शर्मा नाम के व्यक्ति से प्राइवेट मुलाकातें की। मनु शर्मा कांग्रेस नेता विनोद शर्मा के बेटे हैं और 1999 के जेसिका मर्डर केस के दोषी भी। ये मुलाकातें जेल के अधिकारियों ने अरेंज की और खुद कन्विक्टेड सेल से मनु शर्मा को अंडर ट्रायल वाले सेल्स में लेकर के वे अधिकारी गए जहां सुब्रत रॉय रुके थे। ये आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जेल में कन्विक्टेड और अंडर ट्रायल्स यानी सजा याफ्ता और जिन पर अभी कोर्ट में मुकदमा चल रहा है वे अलग अलग सेक्शंस में रहते हैं, वो एक साथ नहीं रहते हैं और उनको मिलना अलाउड नहीं होता है, उनको बातचीत करने की इजाजत नहीं होती है। पर बात वही है जो गुल्लक के सीजन 4 में संतोष मिश्रा कहते हैं, घूस देने के बाद व्यक्ति और ताकतवर हो जाता है और उसके सामने बैठा अधिकारी उसका नौकर हो जाता है। लेकिन जेल में सेटिंग करने के लिए हमेशा कुछ चढ़ावा चढ़ाना हो ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग इससे भी इम्यून होते हैं क्योंकि उनके पास होती है पॉलिटिकल पकड़। भारत में एक दौर ऐसा भी था जब कई माफिया अपराध की दुनिया से निकल के राजनीति में आए। दबदबा उनका इतना था कि वे चुनाव जीत करके विधायक बन गए, सांसद भी बन गए। मोहम्मद शहाबुद्दीन इसका एक बड़ा उदाहरण है, जो जेल में रहते हुए भी अपने माफिया गतिविधियों को जो वहीं से कंट्रोल करता रहता था। भरपूर मोबाइल का इस्तेमाल वो जेल में करता था और ये बात जब खुली जब उसे जेल के अंदर फोन में सेल्फी लेते हुए देखा गया। उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे नेताओं पर भी जेल में बैठकर जमीन कब्जाने और व्यापारियों से उगाही करने के आरोप लगे थे। दिसंबर 2018 में लखनऊ के व्यापारी मोहित जायसवाल ने आरोप लगाया कि अतीक अहमद के लोगों ने उसे किडनैप किया और देवरिया जेल में ले गए जहां खुद अतीक बंद था। अतीक के कहने पर खुलेआम मोहित को मारा गया। उसकी 45 करोड़ की प्रॉपर्टी को अतीक अहमद ने अपने नाम लिखवा लिया। मोहित की गवाही के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश से गुजरात की साबरमती जेल भेजने का फैसला सुनाया था। ललन टॉप से मार्च 2023 में बात करते हुए पत्रकार राहुल श्रीवास्तव ने खुद से जुड़ा एक किस्सा सुनाया था। साल 2000 के दशक में राहुल के रिश्तेदार की जमीन, राहुल श्रीवास्तव के रिश्तेदार की जमीन पर अतीक अहमद के गुंडों ने कब्जा कर लिया। बात राहुल तक पहुंची और उन्हें पता चला कि अतीक अहमद जेल में है और अगर अतीक से बात करनी है तो रोज 10:30 बजे के बाद जेल सुपरिटेंडेंट को फोन कर लिया जाए, क्योंकि सुपरिटेंडेंट का फोन 10:30 बजे के बाद से अतीक अहमद के पास होता है। और राहुल ने जब फोन किया तो वो फोन अतीक अहमद ने ही उठाया। जेल में फोन पहुंचाना कोई विशेष बात नहीं है, ढेरों किस्से आपको ऐसे मिलेंगे। सरकारी रिपोर्ट्स तक में इस बात पे मोहर लगती है। साल 2014 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG जिसको कहते हैं, उसकी ऑडिट हुई तो पता चला कि दिल्ली की 10 जेल यानी कि तिहाड़ की 9 जेल और रोहिणी की एक डिस्ट्रिक्ट जेल में कितनी ही आसानी से जेल में बंद कैदियों के पास मोबाइल फोन्स, पिस्टल और कैश पहुंच जाता है। कई बार सर्च में ये सामान बरामद भी किया गया है। सुनेत्रा चौधरी की किताब बिहाइंड बार्स में इस बात का जिक्र है। एक पुलिस अफसर ने उन्हें बताया कि जेल के अंदर तो आईफोन भी मिल जाएगा, खरीद सकते हैं, बस मार्केट से थोड़ा महंगा मिलता है। लेकिन जेल में तो जैमर्स भी लगे होते हैं, फिर कैसे कोई कैदी जेल में फोन का इस्तेमाल कर पाता है? बात कुछ ऐसी है कि भारत का जेल प्रशासन जिन तकनीकों का इस्तेमाल करता है वो बहुत पुरानी है और कैदी एकदम नई नवेली तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं।
एक उदाहरण, सुकेश चंद्रशेखर, जिसके ऊपर 200 करोड़ की जालसाजी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप हैं, वो जेल से एक्सटॉर्शन रैकेट भी चला रहा था। जब जांच हुई तो पता चला कि सुकेश के पास एक 4G फोन था, लेकिन तिहाड़ के जैमर्स सिर्फ 3G नेटवर्क को ही जैम करने में सक्षम थे। या ये सायास ये तय पाया गया होगा कि 4G को छोड़ देते हैं, सिर्फ 3G को ही अभी बार करते हैं। सोचिए, देश में 4G 2016 में लॉन्च हो गया था और तिहाड़ में साल 2024 में जाकर के 4G जैमर्स इंस्टॉल हुए, तब जब देश में लोग 5G का इस्तेमाल करते हैं। ये वही टाइम फ्रेम है जब इस जेल में लॉरेंस बिश्नोई जैसे बड़े क्रिमिनल्स भी कैद थे। सबसे बड़ी बात यह है कि देश की कई जेलों में जैमर्स हैं ही नहीं, और हैं तो वो सिर्फ 3G को ही ब्लॉक करने के काबिल हैं। तुझे याद न जैमर्स की आई तो किसी से अब क्या कहना। अब आते हैं लॉरेंस बिश्नोई पर, वो कैसे जेल में बैठ करके गैंग चला ले रहा है। जेल के अंदर बैठे कैदी तक फोन पहुंचाना कितना आसान है और कैसे जैमर्स को बाईपास किया जाता है, ये बात तो आप समझ गए, लेकिन कैदी अंदर बैठ करके कैसे उगाही करते हैं, इसे लॉरेंस बिश्नोई के उदाहरण से समझिए। पहले लॉरेंस अपने नहीं बल्कि साथियों के फोन का इस्तेमाल करता है। इनमें महंगा वाला VPN सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, जिससे IP एड्रेस और लोकेशन ट्रैक नहीं हो सकती। फिर इस्तेमाल किया जाता है एक नई उभरती हुई तकनीक का, डब्बा सिस्टम। ये मुंबई वाला टिफिन सिस्टम नहीं है, ये कुछ अलग है। कैसे? सबसे पहले तो एक गुर्गा विक्टिम को कॉल करता है, फिर दूसरे फोन से अपने बॉस को फोन करता है। दोनों फोन कॉल्स को स्पीकर पर डाल देता है, जिससे बॉस जो भी बोले वो विक्टिम को सुनाई दे और विक्टिम की आवाज भी बॉस तक पहुंचे। ये एक सेफ रास्ता होता है, इसमें कोई भी कॉल सीधे बॉस तक ट्रैक नहीं हो सकती। माने अगर एजेंसियां ट्रैक करने में कामयाब हो भी गई तो गुर्गे तक पहुंचेंगी, बॉस तक डायरेक्ट लिंक स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कई मीडिया रिपोर्ट में यह भी बात सामने आई है कि लॉरेंस विदेश में बैठे अपने साथियों से बात करने के लिए टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करता है, क्योंकि ये जो ऐप्स हैं ये व्हाट्सएप के मुकाबले थोड़े ज़्यादा सिक्योर होते हैं या उनको ट्रैक करना मुश्किल होता है। जेल अथॉरिटीज़ और लॉरेंस बिश्नोई का रिश्ता ऐसे समझिए कि साल 2023 में बठिंडा जेल से बैठकर लॉरेंस ने कई टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिया। इसी मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि जांच रिपोर्ट पुलिस और गैंगस्टर के बीच सांठगांठ को लेकर के संदेह पैदा करती है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत के जरिए अपराधी या उसके सहयोगियों से अवैध रिश्वत मिलने का संकेत मिलता है। मोटा मोटी कोर्ट ने यह कहा आसान भाषा में कि कौनो घूस खाई से। पर जेल से अपराधियों का कारोबार अब भी जारी है और ये टिका है पैसे, पावर और एहसान के लेन देन पर। यही 3 स्तंभ हैं जो हमारे यहाँ राजनीतिक सिस्टम को भी संभाले हुए हैं। आज के लिए इतना ही। ये एपिसोड लिखा हमारे साथी आकाश ने। देखते रहिए दी ललन टॉप।